हेलो स्टूडेंट्स, देखो ये हमारी अगली वीडियो है और इस वीडियो के अंतर्गत अपन मापन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। देखो मापन में दो शब्द आते हैं, एक तो परिशुद्धता और एक यथार्थता। ठीक है। परिशुद्धता क्या होती है कि मापनों में समीपता, मतलब कोई भी हमने मेजरमेंट किया है, कोई भी मापन किया है, जैसे लंबाई का ही मापन किया है। मापन किसी का भी हो सकता है, लंबाई का, चौड़ाई का, आयतन का। ठीक है, किसी भी चीज़ का मापन हो सकता है। तो जैसे मान के चलो मैंने लंबाई का मापन किया और ये मापन के किसी चीज़ को मैं नाप रहा हूँ और उसका माप जो आया है, एक आया है तुम्हारा 1.98 सेंटीमीटर, एक आया है 1.97 सेंटीमीटर, एक आया है 1.99 सेंटीमीटर। तो देखो ये मान जो हैं वो लगभग एक दूसरे के कैसे हैं, समीप हैं। कोई ज़्यादा डिफरेंस है कि इनमें? कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 1.98, 1.97, 1.99। तो ये तीनों मान एक दूसरे के कैसे हैं, समीप। यदि मापनों में इस तरह समीपता रहती है, मतलब एक दूसरे के लगभग समान से होते हैं, तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, परिशुद्धता। क्या कहेंगे? परिशुद्धता। यानी कि मापनों में समीपता। कोई भी माप करें अपन, कोई भी मापन करें, तो वो अगर मान लगभग समान आ रहे हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे, मापनों में समीपता, यानी कि परिशुद्धता। और यथार्थता, यथार्थता वास्तविक मान से यदि कोई मान समानता रखता है तो उसको अपन कहेंगे यथार्थता। मान के चलो कि जैसे ये मैंने लट्ठा लिया और इस लट्ठे की जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है। और जब हमने कोई प्रायोगिक मान किया, इसको नाप के देखा तो वो लगभग 1 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। ठीक है। तो ये वाला मान क्या कहलाएगा, यथार्थ मान। यानी कि इस परिघटना को अपन क्या कहेंगे, यथार्थता। यदि वास्तविक मान से समानता रखता है कोई मान, तब तो वो यथार्थता है। और यदि एक से अधिक मान हैं और वो मान आपस में समान हैं, लगभग समान हैं, तो उस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, परिशुद्धता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर परिशुद्धता है तो उसमें कम से कम 3 या 4 मान तो होंगे जो आपस में क्या रखते होंगे, समानता। ठीक है। एक दूसरे से लगभग कैसे होंगे, समान। थोड़ा थोड़ा सा अंतर होगा, बहुत न्यूनतम अंतर होगा। ठीक है। एक दूसरे के बिल्कुल समीप मान होंगे। और दूसरा यथार्थता क्या है कि इसमें कोई एक प्रैक्टिकल वैल्यू होगी, एक प्रैक्टिकल मान होगा, वो किसके लगभग समान होगा, यथार्थ मान के, मतलब जो वास्तविक मान है उसके समान होगा। तो ये क्या कहलाएगा, यथार्थता। ठीक है। तो समझ गए होंगे परिशुद्धता और यथार्थता में क्या डिफरेंस है। तो चलो इसके बाद अगला टॉपिक लेते हैं अपन। देखो इसके बाद अगला टॉपिक है सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होता है, अर्थपूर्ण अंकों की संख्या। जब देखो मापन किया जाता है तो बहुत सारे अंक आते हैं, तो उनमें जो अर्थपूर्ण अंक हैं उन्हीं को ही अपन क्या कहते हैं, सार्थक अंक। अब ये अर्थपूर्ण अंक क्या होते हैं, इसके बारे में अपन डिटेल इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। देखो जैसे मैंने कोई मापन किया, एक तो ये किया मैंने 1.7 सेंटीमीटर, एक लिया 1.78 सेंटीमीटर और एक ले लिया मैंने 1.789 सेंटीमीटर। तो 3 मापन लिए मैंने, 1.7, 1.78, 1.789। ठीक है। अब ये मापन जो मैंने लिए हैं, तो इसमें देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 7। ठीक है। यानी कि 1.7 है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि 1.7 है तो वो हो सकता है भाई तुम्हारा 1.6 भी हो सकता है और 1.8 भी हो सकता है। तो लगभग हम मतलब दशमलव के बाद कोई अंक अगर है तो उसमें क्या होती है, मतलब ऐसा होता है कि वो थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे मैं यूँ कहूँ कि 1000 1 रुपया, तो इसको अपन लगभग 1000 कह सकते हैं क्या, नहीं? तो दशमलव के बाद अगर कोई अंक है तो उसमें थोड़ी बहुत चेंजमेंट की संभावना होती है। जैसे मैंने यूँ कहा कि 1000 रुपया है और 0.1 पैसा है,
0.1 पैसा है। तो इसमें क्या है, इसको अपन 1000 ही बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं। तो जो दशमलव के बाद जो अंक होता है उसमें थोड़ा बहुत घटने बढ़ने की क्या रहती है, संभावना रहती है। तो इसमें जो संभावित अंक है वो कौन सा है, 7 है, यानी कि दशमलव के बाद वाला ही अंक है। चलो अब दूसरा मेजरमेंट देखते हैं, 1.78। तो 1.78, तो यहाँ पे ये अंतिम अंक कैसा होगा, परिवर्तनशील, यानी कि 1.79 भी हो सकता है ये, और 1.77 भी हो सकता है। तो कुल मिला के ये वाली राशि तो कैसी हो गई हमारी, फिक्स हो गई। कुल मिला के ये वाली राशि कैसी हो गई, फिक्स। अब तीसरा मेजरमेंट देखो, इसमें है 1.789, यानी कि जो परिवर्तनशील अंक है वो कौन सा है, ये लास्ट वाला। तो कहां तक राशि अपनी फिक्स है, यानी कि 1.78 तो फिक्स है ही है। ठीक है। तो ज्यादा मतलब परिशुद्ध मान कौन सा है, ज्यादा अच्छा मान कौन सा है, ये लास्ट वाला, क्योंकि इसमें 3 अंक कैसे हैं हमारे, फिक्स। यानी कि ये जो लंबाई है 1.78 तो है, कितनी है, 1.78 तो है, और 1.78 से या तो थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है या फिर कम हो सकती है। लेकिन इसमें देखो क्या प्रदर्शित हो रहा है कि इसमें लंबाई 1.7 है। अब वो 1.7 से कम भी हो सकती है और थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है। इसमें लंबाई 1 है और 1 से थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है और थोड़ी सी कम भी हो सकती है। तो ज्यादा सार्थक अंक इसमें है 1 2 3 4, कितने अंक हो गए, 4। तो जो तुम्हारा संभावित सत्य मान होगा वो कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है। उपयुक्त मान क्या है तुम्हारा, ये, मतलब जितने ज्यादा दशमलव के बाद अंक होते हैं वो वाली राशि उतनी ही शुद्ध होती है। ठीक है। तो इन अंकों की संख्या को ही अपन क्या कहते हैं, सार्थक अंक। यानी कि किसी संख्या में यदि सार्थक अंक बढ़ते हैं तो उस संख्या का, तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, जैसे 0001। तो इस 1 से आगे 3 जीरो आ रही हैं और इन जीरो से आगे कोई भी अंक नहीं है। ठीक है नहीं। तो कुल मिला के ये आगे की जो जितनी भी जीरो हैं वो सार्थक अंक में नहीं गिनी जाएंगी। तो कुल मिला के सार्थक अंक कितना होगा, 1 ही होगा। इसी तरह से इसमें देखो 0024 है, तो सार्थक अंक इसमें कितने होंगे, 2। आगे की जीरो काउंट नहीं होंगी, केवल 2 अंक दिखाई दे रहे हैं, 1 2। इसमें देखो सार्थक अंक 1 2 3, ये कैंसिल हो जाएंगी आगे की जीरो, चाहे दशमलव है चाहे नहीं है। आगे की जीरो केवल जीरो ही जीरो हैं आगे, तो उन्हें काउंट नहीं करेंगे। तो सार्थक अंक कितने हो गए इसमें, 2, केवल कितने अंक हैं, 2। तो अब इसमें देखो 0.000458, यानी कि आगे की जीरो तो कैंसिल हो जाएंगी, तो केवल कितने हो जाएंगे, 1 2 3। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी आई, 3। तो इस तरह अपन शून्य अंक अगर आगे है तो उसे सार्थक अंक में काउंट नहीं किया जाएगा। चलो आगे देखते हैं अगली कंडीशन इस सार्थक अंक की। देखो अगली कंडीशन क्या है कि यदि अशून्य अंक के बाद शून्य अंक है, यदि अशून्य अंक के बाद शून्य, अभी तो पहले इससे थोड़ी जस्ट पहले कौन सी कंडीशन ली थी कि केवल क्या उपस्थित होने चाहिए उसमें, आगे की तरफ शून्य अंक। अब हम पीछे की तरफ ले रहे हैं। यदि अशून्य अंक के बाद शून्य अंक है तो फिर निर्भरता किस पे हो जाती है, उसमें दशमलव पे। ठीक है। यदि दशमलव है तो शून्य अंक जितने भी हैं वो सार्थक अंकों में काउंट किए जाएंगे, और यदि दशमलव नहीं है तो शून्य अंक सार्थक अंकों में काउंट नहीं किए जाएंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं अपन, ये लिया मैंने उदाहरण 400। ठीक है। क्या लिए, 400 लिए। तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, दशमलव दिखाई दे रहा है क्या इसमें, नहीं, इसमें कोई दशमलव नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें सार्थक अंक जो है कितने होंगे तुम्हारा, 1। ठीक है।
दशमलव नहीं है तो बाद की जीरो को भी सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। जैसे अपन ले लेते हैं, अगर यही वाली कंडीशन ऐसे होती 400 और यहाँ पे लगा होता दशमलव, तो अब इन्हें सार्थक अंक में काउंट करते, यानी कि सार्थक अंक कितने हो जाएंगे तुम्हारे 1 2 3, कितने अंक हो गए 3। तो इस तरह से काउंट कर लेंगे। मान के चलो ये वाली कंडीशन आ जाए, ऐसे, तो भी सार्थक, दशमलव अगर दिखाई दे रहा है तो बाद की सभी जीरो सार्थक अंक में काउंट की जाएंगे। संख्या में कहीं पे भी दशमलव अगर है तो इसमें देखो सार्थक अंक कितने आ गए तुम्हारे, सार्थक अंक आ गए तुम्हारे कितने 4। ठीक है, और देखो 3.1, ये इस तरह से। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई इसमें, देखो 3 और 2 5, ऐसे तो निकाल सकते हो। लेकिन अगर यही कंडीशन ऐसी हो तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी आएगी 2, क्योंकि दशमलव नहीं है, क्योंकि दशमलव नहीं है। तो अगर कोई संख्या है और अशून्य अंक के बाद जीरो है तो वो सार्थक अंकों में काउंट करनी है या नहीं करनी है, वो किस पे डिपेंड करेंगी, दशमलव पे। ठीक है, आगे की जीरों पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता दशमलव का, लेकिन पीछे की जीरों पे दशमलव का इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर दशमलव है और शून्य है तो सारे शून्य काउंट किए जाएंगे, लेकिन दशमलव नहीं है तो बाद के जितने भी शून्य हैं वो सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे। ठीक है, तो आगे का और पीछे का मतलब समझ गए। चलिए अब इसके अलावा अगली कंडीशन और देखते हैं। यदि बीच में आ जाए दशमलव, वो बीच में आ जाए शून्य, देखो अगर मान के चलो किन्हीं दो अशून्य अंकों के बीच में क्या आ जाए तुम्हारा शून्य अंक, तो उसे भी सार्थक अंक में गिनेंगे। मतलब संख्या के बीच में अगर शून्य अंक है तो वो सार्थक अंक होगा। जैसे मैं यूं लिखूं 101, तो अब तुम कैंसिल नहीं कर सकते जीरो को, तो सार्थक अंक कितने होंगे 1 2 3, सार्थक अंक कितने हुए 3। ठीक है, इसी तरह से मैं लिखूं ये टोटल सार्थक अंक कितने हुए 1 2 3 4 5, 5 सार्थक अंक हो गए। तो अगर बीच में है तो उसे काउंट करेंगे 1.024, तो कितने सार्थक अंक हो गए 4। ठीक है, इस तरह से अगर मान के चलो ये वाली कंडीशन हो। ठीक है, अब देखो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे। अब आगे की जीरो तो काउंट करते नहीं है अपन सार्थक अंकों में, इसमें दो नियम लग रहे हैं इस संख्या में, है क्या नहीं। आगे की जीरो तो काउंट होंगी नहीं, तो 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए 5 सार्थक अंक हो गए। ठीक है, और देखो बाद की जीरो, बीच की जीरो तो काउंट होगी, उसमें तो कोई वही नहीं है। 1 2 3 4 5, 5 सार्थक अंक आ गए। अब पीछे की जीरो काउंट करनी है कि नहीं करनी है वो किस पे डिपेंड करेंगी, दशमलव पर। मतलब ये वाला नियम भी लागू हो रहा है इसमें, दोनों नियम लग रहे हैं। तो अभी दशमलव है तो ये जीरो भी काउंट होंगी पीछे की। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल सार्थक अंक कितने हो गए 7। तो इस तरह से अपन सार्थक अंक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो शून्य कहाँ कहाँ उपस्थित हो सकता है और कब काउंट किया जा सकता है और कब नहीं काउंट किया जा सकता है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा अपन एक और नियम है अभी इसमें। देखो यदि कोई संख्या है और उस संख्या में कोई चरघातांकी पद है तो वो सार्थक अंक में नहीं गिना जाता। तो कहने का मतलब ये है कि कोई घात वाली संख्या है, चरघातांकी का मतलब कोई घात वाली संख्या। अगर घात वाली संख्या है तो उस वाली संख्या को अपन सार्थक अंक में नहीं काउंट करते। जैसे अपन देखें, मैंने लिखा 2.02 गुणा 10 की पावर 23, तो इसमें सार्थक अंक कितने आएंगे
इसमें सार्थक अंक कितने आएंगे? 10 की पावर 23 से हमें कोई मतलब नहीं है, 10 की पावर 23 से हमें कोई मतलब नहीं है। सार्थक अंक इनमें काउंट करो, 1 2 3, तो कितने सार्थक अंक आ गए? 3, क्योंकि बीच वाली जीरो को तो हमेशा काउंट करते हैं सार्थक अंक में। अगर यही वाली स्थिति ऐसे होती तो सार्थक अंक कितने होते इसमें? 2। इसको तो काउंट करेंगे ही नहीं, ये तो कैंसिल हो जाएगा। केवल इस वाली संख्या में देखेंगे अपन, इस वाली संख्या में आगे की जीरो लग रही है, आगे की जीरो को काउंट नहीं करते अपन सार्थक अंक में। केवल कितने अंक रह गए? 2, तो सार्थक अंक कितने आए तुम्हारे? 2। इसी तरह से और देखो, अगर ये वाली बात ऐसे होती तो इसको तो काउंट करेंगे नहीं सार्थक अंक में, केवल 2400 इसमें देख लो। यानी कि पीछे की तरफ कितनी जीरो आ रही हैं? 2 जीरो। अब पीछे की तरफ 2 जीरो आ रही हैं तो वो डिपेंड करेंगी किस पे? दशमलव पे। दशमलव दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई सार्थक अंक नहीं काउंट होगा ये जीरो। तो इसमें सार्थक अंक कितने आ गए? 2। तो इस तरह से सार्थक अंक काउंट कर लेंगे कि नहीं? तो चरघातांकी पद अगर उपस्थित है तो उसे सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी जो संख्या है उस संख्या के अनुसार ही अपन सार्थक अंक काउंट करेंगे। तो समझ गए होंगे सार्थक अंक। इसके अलावा यदि अपन कोई संख्या है जैसे गिनती है कोई, जैसे अपन 6वां पॉइंट है, जैसे 5 पेंसिल, 50 अंडे, जैसे कोई संख्या है किसी चीज की है, 1 बॉल, 4 कूलर, मतलब पीछे उस वस्तु का नाम जरूर आना चाहिए, है क्या नहीं? 2 पंखे, ऐसे। मतलब अगर किसी वस्तु की कोई संख्या है तो उसमें सार्थक अंकों की संख्या अनंत मानी जाती है। कितनी? अनंत मानी जाती है। अगर कोई संख्या है तो उसे अपन अनंत सार्थक अंकों में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे में 5 पेंसिल है, बहुत सारे हो सकते 5 पेंसिल, इस 5 पेंसिल को अपन या तो 5 पेंसिल लिखें तो भी ठीक है, या 5.0 लिखें, 5.0 पेंसिल, तब भी इसका मतलब क्या है? 5 पेंसिल। यदि 5.00 तो भी 5 पेंसिल ही बनेंगी, 5.000 तो भी 5 पेंसिल बनेंगी। लेकिन सार्थक अंक बदलते जा रहे हैं। देखो यहाँ सार्थक अंक कितने हो गए? 2, यहाँ कितने हो गए? 3, यहाँ पे कितने हो गए? 4। तो ऐसे ही कितने भी सार्थक अंक निकाले जा सकते हैं। तो कहने का मतलब यदि कोई किसी वस्तु की संख्या है तो उसमें सार्थक अंकों के मान कितने हो सकते हैं? अनंत, ठीक है क्या नहीं? तो ये वाली बात है। तो ये तुम्हारा सार्थक अंक हुआ और सार्थक अंक निकालने का तरीका हुआ। तो समझ गए होंगे मेरी बात। तो सार्थक अंक निकाल लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके अलावा अपन इन सार्थक अंकों को तो आज सीखना, घर पे प्रैक्टिस करना, और फिर अगली वीडियो में हम इन सार्थक अंकों पे आधारित तुम्हें गुणा भाग भी सिखाएंगे, इनका वैज्ञानिक संकेतन भी सिखाएंगे। तो अगली वीडियो को ज़रूर देखें, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं अपने। चलिए देखो, अब बात आती है कि सार्थक अंक निकाले कैसे जाते हैं। सार्थक अंक ज्ञात करने के तरीके हैं। पहला पॉइंट है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। मतलब जीरो, अगर जीरो नहीं है, यानी कोई भी संख्या है जीरो के अलावा 1 2 3 1 से लेकर 9 तक, तो वो संख्या किस में काउंट की जाती है? सार्थक अंक में। जैसे मैंने ये लिया 1 2 3, ठीक है। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 3। 1 2 और 3, सार्थक अंक कितने हैं? 3। ये लो, सार्थक अंक बराबर 3। जैसे मैंने 4 8 2 3 ये लिखा। अब इसमें सार्थक अंक कितने हैं? टोटल अंक काउंट कर लो, 1 2 3 4।
तो सार्थक अंक कितने हो गए इसमें? 4। ठीक है, दशमलव वाली संख्या ले लेते हैं 1.252। ठीक है, एक और ले लो चलो। तो इसमें देखो सार्थक अंक कितने हो गए? 1 2 3 4 5, यानी कि 5। ठीक है, नंबर गिनने कितने नंबर है? जैसे इसको देखो 2 8.44। ठीक है, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 4। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी तुम्हारे अशून्य अंक होंगे वो सारे के सारे अशून्य अंक किसमें काउंट किए जाते हैं? सार्थक अंकों में। ठीक है, तो काउंट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जीरो नहीं है तो बिना जीरो के जितने भी हैं वो सबरे की सबरे तुम्हारे किसमें काउंट किए जाएंगे? सार्थक अंकों में काउंट किए जाएंगे। चलिए, अब बात आती है कि अगर मान के चलो भाई शून्य अंक आ रहा है, तो शून्य अंक की पहली कंडीशन ये है कि यदि पूर्व में शून्य अंक आ रहा है तो वो सार्थक